बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो पोए हम शुरू करने लगे हैं उसका नाम है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। ठीक है, और इसको लिखा है ए.ई. हाउसमैन ने। किसने लिखा है इसको? ए.ई. हाउसमैन में, ए.ई. हाउसमैन ने। ठीक है, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 मार्च 1859 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और जिस ईयर में उन्होंने डेथ जिसकी हुई है वो 30 अप्रैल 1936 में उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है शुरू की 20वीं सदी का शुरू और जो 19वीं सदी का एंड है उसकी ड्यूरेशन में इन्होंने लिखा है। ठीक है, और इनकी ज़्यादातर जो पोएम्स हैं उसमें उन्होंने रूरल एरियाज़ को दिखाया है, डिस्क्रिप्टिव हैं, और इनकी पोइट्री जो है वो 20वीं सदी की पहली 2 दिहाइयों में बहुत ज़्यादा ये मशहूर हैं। ठीक है, अब हम इस पोएम का पहले एज़ यूजुअल पैराफ्रेज इसको करेंगे और उसके बाद हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि इस पोएम में है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ, कि दरख्तों में सबसे प्यारा दरख्त जो है चेरी है, और इसमें टाइम स्पैन इम्पॉर्टेंट है। नाउ का मतलब है कि यह अब जो इस वक्त में वो बहुत प्यारा लग रहा है। लवलीस्ट का मतलब है बहुत प्यारा, थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कि दरख्तों में जो दरख्त है चेरी का वो इस वक्त में ख़ास तौर पे नाउ मेंशन हुआ है कि इस वक्त में वो बहुत प्यारा लग रहा है। इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाउ। ब्लूम कहते हैं किसी चीज़ के उसमें ब्लॉसम में होना। ठीक है, यानी उस पर बहुत ज़्यादा फूलों की बहार आए हुए होना। बाव कहते हैं किसी चीज़ की शाख को, दरख्त की शाख को जो है वो बाव कहते हैं। हंग का मतलब होता है झुके हुए होना। उर्दू में लफ्ज़ी मतलब इस्तेमाल होता है कि झुके हुए होना या फूलों से लदे हुए होना, झुके हुए होना। ठीक है, अब इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ इज़ हंग विद ब्लॉम अलॉन्ग द बाउ, कि दरख्तों में सबसे प्यारा दरख्त चेरी का है इस वक्त में जो कि फूलों से लदा हुआ है, यानी उसकी तमाम शाखें जो हैं वो फूलों से भरी हुई हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और वो स्टैंड्स वैसे तो ज़ाहिर है पौधों के लिए स्टैंड नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन जहाँ पर स्पेसिफ़िकली इस्तेमाल हुआ है अबाउट द वुडलैंड राइड, कि वो जंगल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उस पे उगा हुआ है। वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और उसने क्या पहना हुआ है? ईस्टर आने वाला है और उसके लिए उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है। ठीक है, अब ईस्टर का जो टाइम स्पैन होता है वो मार्च और अप्रैल के बीच में होता है। ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में होता है, नॉट द होल ऑफ मार्च एंड नॉट होल ऑफ द अप्रैल। ये सेकेंड वीक ऑफ मार्च से लेकर अप्रैल के सेकेंड वीक तक ऑलमोस्ट ये इस पहले स्टेंजा में हमें क्या क्या बात पता चली कि एक तो टाइम जो है वो मार्च से अप्रैल का है, और उस टाइम में जो चेरी ट्री है वो अपनी ब्लूम पे है, यानी उस पर बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। और जाहिर है चेरी ट्री के ऊपर जब फूल लगे हुए होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में लगे होते हैं। इवन के दरख्त की बाज़ों का शाखें नज़र नहीं आती, इतने ज़्यादा फूल उसके होते हैं, और वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ हमने दी है, पैराफ्रेज किया है इस वही पहले स्टेंजा को। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं। नाउ ऑफ माई 3 scores and 10, के मेरे अब 3 scores हैं लाइफ के और 10 हैं। एक स्कोर जो होता है, एक सिंगल स्कोर जो होता है वो 20 साल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम 3 के साथ ज़रब दें तो इसका क्या मतलब हुआ? 60 बन गया, प्लस इन्होंने 10 और हैं कि इन्होंने क्या, इस पहली लाइन सेकंड स्टेंजा की पहली लाइन के अंदर उन्होंने एवरेज एज ऑफ ह्यूमन बीइंग कैलकुलेट करने की कोशिश की हुई है कि इंसान की ज़िंदगी के 70 साल जो है वो एवरेज इंसान की लाइफ है। 70 कैसे? 3 scores and 10, 3 का मतलब 3 और स्कोर, एक स्कोर 20 के बराबर होता है, तो 3 स्कोर 60 के बराबर हो गए, एंड 10 उसमें मज़ीद 10 जमा करें
ज़ाहिर है उन्हें थोड़ा सा इसको पोइटिकल टच देने के लिए उम्र का हिसाब जो है वो इस तरह से उन्होंने लिखा है। 20 विल नॉट कम अगेन, कि 20 साल अब इसमें से वापस नहीं आएंगे। क्यों वापस नहीं आएंगे? क्योंकि शायर की उम्र अब तकरीबन 20 साल है, तो 20 साल 70 में से निकाल दिए जाएं, क्योंकि 20 साल तो गुजर चुके हुए हैं, ज़ाहिर है वो ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आ सकते। एंड टेक फ्रॉम 70 स्कोर, और अगर 70 में से 20 माइनस कर दें, आ स्कोर, आ का मतलब होता है 1 ज़रब 20, स्कोर का मतलब होता है 20। ठीक है, कि अगर 70 सालों में से 20 साल निकाल दी जाएं, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास सिर्फ 50 साल जो हैं वो ज़िंदगी के बाकी बचते हैं। ये थोड़ा सा स्टेंजा जो है इसमें आपको मैथमेटिकल अप्रोच राइटर की नज़र आ रही है, कि बहुत ही मैथ्स के हिसाब से उन्होंने एवरेज लाइफ जो है ह्यूमन बींग्स की वो कैलकुलेट करने की कोशिश की हुई है, और कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि एवरेज लाइफ ह्यूमन बींग की इतनी होती है, और मेरी इतनी एज हो चुकी हुई है, और इतनी जो है वो अब वापस नहीं आएगी। ठीक है, in fact these lines shows that a poet concerns about life. He is giving biblical reference of 70 years, which is an average life of man on earth, right? The poet tells us that he has spent 20 years of his life in cherishing the beauty of cherry tree again and again, but still he longs for remaining 50 एक्सपेक्टेड ईयर्स टू लुक एट दीज चार्मिंग साइट्स, यानी कि अभी 70 में से 20 साल उसकी ज़िंदगी के गुजर चुके हुए हैं, जो ऑन एंड ऑफ उसने कभी देखा होगा चेरी ट्री को, लेकिन अब उसको लगता है कि 50 साल जो मेरी ज़िंदगी के बाकी एवरेज लाइफ में से रह गए हैं वो बहुत थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं कि उसमें मैं सिर्फ चेरी ट्री की ही जो खूबसूरती है उसको एंजॉय नहीं कर सकता। एंड अब हम थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, इन चीज़ों को ब्लूम में देखने के लिए, ब्लूम का मतलब होता है अपनी जोबन पे देखने के लिए, जब वो फुल ऑफ फ्लावर्स हैं। ठीक है, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, 50 स्प्रिंग्स का मतलब होता है, 50 स्प्रिंग का मतलब होता है 50 साल। 50 साल कैसे? एक स्प्रिंग जो है वो एक ही दफ़ा आती है, तो ज़ाहिर है 50 स्प्रिंग्स का मतलब होता है कि 50 आपकी ज़िंदगी के जो साल हैं, इज़ अ लिटिल रूम, कि वो बहुत थोड़ा वक्त है। अबाउट द वुडलैंड राइड आई विल गो, कि मैं अभी अभी जो है उस रास्ते की तरफ जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, कि चेरी को, जो चेरी ट्री है उसको देखूंगा कि वो स्नो से कैसे ढका हुआ है। अब यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं, जो हमने पीछे ईस्टर टाइड के लिए वाइट उसने कपड़े पहने हुए थे, वो वाइट हो सकती है, और वो वाइट उसके फ्लावर्स भी हो सकते हैं। इन एनी केस ये भी हो सकता है कि कुछ फ्लावर्स हैं और कुछ उसके ऊपर स्नो है, बट द वाइट कलर इज़ इम्पॉर्टेंट, कि राइटर ने वाइट कलर के उसको फ्लावर्स दिए हैं, या वाइट कलर की स्नो से उसको कवर करवाया है। ठीक है, अब हम इस पोएम में देखते हैं, या इस स्पेशली अगर हम इस लास्ट स्टैंजा को अगर हम इसको देखें, तो द पोइट कंप्लेन्स हिज शॉर्ट लिव्ड लाइफ विच इज़ इनसफिशिएंट टू चेरिश द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, कि वो कहता है कि इनसफिशिएंट है, 50 ईयर्स तो कोई टाइम नहीं है कि हम नेचर को एंजॉय कर सकें। ही थिंक्स दैट 70 ईयर्स लाइफ एज अ गुड बुक अलाउज, जैसे कि क्रिश्चियंस का बिलीव है कि 70 ईयर्स तक एवरेज लाइफ ह्यूमन की हो सकती है। दैट इज़ नॉट एनफ टू रिलिश द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि वो इतनी काफ़ी नहीं है कि हम ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। चेरी फुली लोडेड विद वाइट ब्लॉसम लाइक स्नो अट्रैक्ट हिज अटेंशन। He is in fact determined to spend his remaining life in regularly visiting the cherry tree। क्या वो आप देखें कि वो कह रहा है कि मैं अभी के अभी जाऊंगा, एंड आई विल सी द चेरी हंग विद स्नो, कि मैं फ़ौरन टाइम ज़ाया नहीं करूंगा और फ़ौरन जाके चेरी ट्री को देखूंगा। इनफैक्ट ही इज़ अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल, कि उसको लगता है कि 50 साल भी ज़िंदगी के जो हैं वो सफिशेंट नहीं है उसको देखने के लिए। अगर हम इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहें, तो हम देखते हैं कि बेसिकली जो पोएम है उसमें ब्यूटी ऑफ नेचर जो है उसके बारे में बात की गई है। इसका थीम अगर हम देखते हैं कि ब्यूटी ऑफ नेचर है, स्पेसिफिकली चेरी ट्री की ब्यूटी को बताया गया है। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ सो अट्रैक्टिव दैट मैंस लाइफ इज़ नॉट इनफ टू एंजॉय इट। द ब्यूटी ऑफ चेरी सिंबल ऑफ नेचर इज़ कैप्टिवेटिंग। In fact, it has made
a mesmerizing effect on the writer, and it seems the loveliest of the tree for the writer, and it offers man as open invitation to visit it again and again, right? Writer also wanted to say that nature is beautiful but man's life is limited to relish it. क्या आप इसमें एक थीम ब्यूटी ऑफ नेचर का भी लगा सकते हैं, और दूसरा जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ भी लगा सकते हैं, ठीक है।